नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग VVU FIUGP सेमेस्टर 3 मेजर 4 हिंदी के लिए VBI क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 15 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला। ठीक है, साथ ही साथ आंसर के साथ देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा करना है तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो कर लेने के बाद आपका जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के, उसमें से आपका 5 मार्क्स छोड़ दीजिए, 60 मार्क्स इसी में से आ जाएंगे अगर आप पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के, क्योंकि होने वाला बहुत ज़्यादा लेट। ठीक है, क्योंकि इसमें लगेगा आपका बहुत टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल रहा है कि छाया वदोत्तर कविता की पृष्ठभूमि और सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भूमिका के जगह आप परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि परिचय आपको कैसे देना है, भूमिका लिख सकते हैं, परिचय एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए, पहला है, बोल रहा है कि हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद जो समय आता है उसे छायावादोत्तर युग कहा जाता है। मतलब जब छायावाद के बाद जो समय आया उसी को पाया छायावादोत्तर युग। ठीक है, इस युग में कविता समाज के करीब आ गई। अब कविता में केवल भावनाएं, प्रेम और सौंदर्य नहीं था, बल्कि गरीबी, भुखमरी, अन्याय, मजदूर, किसान और देश की आज़ादी जैसे मुद्दे आने लगे। कहने का मतलब ये है कि पहले की कविता में सिर्फ भावनाएं, प्रेम और सौंदर्य था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये युग आ गया उसके बाद जो कविताएं आने लगी उसमें जो है भुखमरी, गरीब, अन्याय, मजदूर, किसान, देश, इन सभी चीज़ों को भी दर्शाया जाने लगा था। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब देखिए आगे बोल रहा है कि यह समय भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, गरीबी की समस्या, सामाजिक भेदभाव और नई सोच से भरा हुआ था। इस माहौल ने कविता को बदल दिया और उसे आम जनता की आवाज़ बना दी। यानी इस समय के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता चल रहा था। ठीक है, भारत में जो है आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उसके टॉपिक्स पर भी, गरीबों की समस्याओं के टॉपिक पर, फिर है सामाजिक भेदभाव के टॉपिक को, और नई सोच से भरा हुआ। ये मतलब कविता को ही जो है चेंज कर दिया गया, कविता को ही बदल दिया गया था, माहौल को। ठीक है, जिसमें जो है आम जनता की आवाज़ बना दी गई थी। ठीक है, तो ये अब इसका देखेंगे हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग हर चीज़ देखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है राजनीतिक पृष्ठभूमि में कि पहला हो जाता है हम लोग का। ठीक है, बोल रहा 1930 के दशक में भारत अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या 1930 से ही जो है भारत हम लोग का अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, जिसमें से गांधी जी के आंदोलन, जेल जाने वाले नेता और जनता का जोश सब कुछ देश में बदलाव ला रहा था। यानी इन सभी चीज़ों से जो है देश में बदलाव आ रहा था। गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे, जेल जान बहुत सारे नेता जो थे जेल चल जाते थे। ठीक है, वैसे ही प्रदर्शन वगैरह करते थे तो जेल में डाल दिया जाता था। तो इन सभी चीज़ों से जो है देश में बदलाव ला रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कवियों ने अब अपने लेखन में देशभक्ति, आज़ादी की भावना और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी कवियों ने भी अपना सपोर्ट जिस तरह से हो सका वो किया। क्या किया, तो अपने लेख के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से जो है देशभक्ति, आज़ादी की भावनाएं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। ठीक है, तो ये हमारा था राजनीतिक पृष्ठभूमि। अब देखेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे, तो ये देखिए दूसरा सामाजिक पृष्ठभूमि, और समाज में बहुत भेदभाव था, अमीर गरीब, ऊंच नीच, महिला पुरुष, तो ये अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी जो है कविता जो है आने लगी थी और लोगों के बीच जो है भावनाएं जगाने लगी थी। चलिए पढ़ते हैं। बोला कि गरीब किसान भूखे मरते थे, मजदूरों को काम नहीं मिलता था। ठीक है, अब आगे जब देखिएगा तभी ना समझ आएगा। चलिए, बोल रहा है दलितों को सम्मान नहीं मिलता था, और दोस्तों क्या है, महिलाओं को शिक्षा और आज़ादी नहीं थी। अब कवियों ने इन सभी बातों को कविता में लिखना शुरू कर दिया। मतलब इन सभी परेशानियों को, समस्याओं को कवि क्या करते थे, अब जो है अपने कविता में लिखना शुरू कर दिए ताकि लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाए। ठीक है,
लोग इसे देखे, समझे और पढ़ के जो है इससे छुटकारा पा सके। इन सभी चीज़ों ये था हम लोग का सामाजिक पृष्ठभूमि। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि ये किस हिसाब से जो है आर्थिक तरीका से भी हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंग्रेजों की नीतियों से भारत की अब इस आर्थिक हालत जो है बहुत खराब हो गई थी। उनके द्वारा बहुत सारा नियम वगैरह लागू किया जा रहा था। वो खुद लूटने आए थे ना हमारा देश, तो जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति हालत जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जिसमें जो है खेती में नुकसान हो रहा था, व्यापार में गिरावट हो रहा था, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इन सभी परेशानियों को क्या हो रहा था, इन सभी परेशानियों को भी कवि अब क्या करने लगे, अपने कविताओं के माध्यम से भूख, कर्ज, गरीबी और मजदूरों का दुख को जो है अपने कविता के माध्यम से दिखाने लगे, बताने लगे, सुनाने लगे, जिसके कारण जो है ये भी बहुत ज़्यादा ये हो गया हम लोग का आर्थिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक बदलाव, यानी कि कैसे बदलाव हुआ था। ठीक है, तो ये है कि जब लोग परंपरा से हटकर नई सोच और बदलाव की ओर बढ़ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखेंगे। नीचे बोल रहा है कि पश्चिमी शिक्षा, नए विचार और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को बदल दिया। किसने, यानी कविता ने भी लोगों को बदल दिया। अब कविताएं पढ़िएगा, उसमें हमारे देश के बारे में, देशभक्ति, गरीबी, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा, तो उससे भी जो है बहुत सारे बदलाव आते हैं। क्योंकि अभी तो नहीं, पहले कविताएं बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी। ठीक है, अभी भी पढ़ी जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कविता भी बदल गई। अब उसमें नई भाषा, नए विचार और नई तरीके दिखाई दिए जाने लगे। कब, छायावदोत्तर युग में। ठीक है, तो ये है आप लोग का। अब देखते हैं इसकी कुछ खास बातें भी हैं, तो चलिए देखेंगे। तो पहला ये हो जाता है कि अब कविता में समाज की सच्चाई दिखाने लगी थी, यानी कि सिर्फ पहले की कहानियां के जैसा नहीं, अब इसमें जो है समाज की सच्चाइयां भी बताने लगी थी, दिखाए जाने लगी थी, आजकल हो रहे चीज़ों को। दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि किसान, मजदूर, दलित और महिलाओं सबका दुख सुख कविता का हिस्सा बन चुका था या फिर बने। ठीक है, फिर आगे हम लोग का है दोस्तों तीसरा, बोल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबी, शोषण और अन्याय के खिलाफ भी जो है आवाज़ उठाई जाने लगी। किसके माध्यम से, तो कविता के माध्यम से। अब हम लोग का आगे है, बोल रहा है कि कविता अब सिर्फ सुंदर शब्दों की नहीं बल्कि सच्चाई और बदलाव की बन चुकी थी या फिर बन गई थी, ये हुआ था। उसके बाद है कि प्रमुख कवि और उनका योगदान, यानी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ कवि के नाम और उनके द्वारा दिए गए कुछ कविता या फिर उनका योगदान के नाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया नागार्जुन। नागार्जुन ने किन कविताओं में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया है, तो किसानों और मजदूरों की आवाज़ उठाई है, तो ये हम लोग का नागार्जुन। ठीक है, अब है दूसरा दिनकर। दिनकर जो है वो देशभक्ति, युद्ध और शक्ति का बारे में अपने कविताओं में कहे हैं, बताए हैं। फिर तीसरा है दोस्तों आगे, ठीक है, ये जो है नई भाषा, नई सोच और प्रयोग का। चौथा है कि शमशेर बहादुर सिंह, तो ये सुंदर शैली और गहराइयों को अपने कविता के माध्यम से बताते हैं। लास्ट है हम लोग का दुष्यंत कुमार, सत्ता और समाज पर तीखा व्यंग्य के बारे में ये बताते हैं, यानी कि सत्ता और समाज पर जो है चल रहे चीज़ों पर ये दिखाते हैं, नज़र डालते हैं। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि भाषा और इसका जो है शैली में बदलाव कैसे हुआ। तो पहले कविता में छंदों में होती थी, अब मुक्त छंद, यानी कि बिना तुक की कविता होने लगी। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ दोस्तों। फिर आगे क्या हुआ, तो बोल रहा है कि भाषा सरल हो गई, जिसे आम लोग भी समझ सके। पहले बहुत सारे ऐसा वर्ड भी यूज किया जाता था जिससे जो है आम लोग जो है समझ नहीं सकते थे, लेकिन अब जो है भाषा सरल हो गई ताकि आम लोग भी समझ सके। इसमें प्रतीक, बिंब, व्यंग और सवाल कविता का हिस्सा बन गए हैं, तो इन सभी चीज़ों का यूज किया जाने लगा कविता में। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर अच्छे से जितना बता दिया गया उतना ही लिख लीजिएगा, उसमें आपका 4 पेज जरूर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। ठीक है, बोल रहा कि छायावदोत्तर कविता में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। यह कविता सिर्फ भावनाओं को नहीं बल्कि जनता की आवाज़, सच्चाई का आईना और समाज को सुधारने का माध्यम बन गई। ठीक है, इसने साहित्य को महलों से निकालकर झोपड़ियों और खेतों तक पहुंचा दिया। यानी ये जो साहित्य था, यानी कि ये कविता था, पहले महलों की, पहले की कहानियाँ बताया करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, झोपड़ियाँ यानी कि दुख, किसान, मजदूर, स्वतंत्रता का आंदोलन में जो
योगदान वगैरह इन सभी चीज़ों के, देशभक्ति इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा जाने लगा था। तो यही बोला जा रहा है कि इसने जो है साहित्य को महल से निकालकर झोपड़ियों और खेतों तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ। ठीक है साथियों, अब हम लोग दोस्तों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं एवं प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो यहाँ आप देखिए भूमिका की जगह परिचय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हो जाता है ये कि प्रगतिवाद हिंदी कविता की एक ऐसी धारा है जो जनता के दुख, दर्द, संघर्ष और बदलाव की बात करती है। इसका शुरू जो है दोस्तों 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था, जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इसने यह नारा दिया, क्या नारा दिया था? तो साहित्य समाज के लिए होना चाहिए, ये नारा दिया गया था। यानी कि सीधा समझिए कि प्रगतिवाद का शुरुआत जो है 1936 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है क्या क्या बताया जाता है? तो दुख, दर्द, संघर्ष, बदलाव की बातें कविता के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, इसमें जो है संघ की स्थापना की गई थी, तो इसमें नारा दिया गया था। नारा क्या है? बोल रहा है कि साहित्य समाज के लिए होना चाहिए, ये है नारा। ठीक है, इस कविता ने इस विचार ने कविता को आम जनता के पास पहुंचाया। अब कविता में राजा रानी या फूल पतंग की जगह मजदूर, किसान, भूख, गरीबी और अन्याय जैसे मुद्दे आने लगे। यानी कि पहले क्या होता था? पहले कविता में राजा रानी की कहानियाँ, फूल पतंग या फिर बहुत सारे कहानियाँ होती थी। ठीक है, मतलब मज़ेदार कहानियाँ, मज़ेदार कविताएं हैं। लेकिन अब क्या हुआ? प्रगतिवाद के बाद जो है कि ये कविता में मजदूर, किसान, भूख, गरीबी, अन्याय इन सभी चीज़ों के मुद्दे को लाके रख दिया गया, इन सभी चीज़ों के मुद्दे पर बनाया जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रगतिवाद की विशेषताएं, इसका क्या क्या विशेषता था। तो पहला हम लोग ले लेते हैं कि यथार्थ का चित्रण, यानी इस कविता में सच्ची जिंदगी यानी भूख, गरीबी, संघर्ष को साफ चित्रण है, यानी कि साफ साफ दर्शाया गया है इस कविता के माध्यम से। फिर हम लोग दोस्तों दूसरा देखेंगे, आगे क्या है? बोल रहा है कि कवियों ने समाज की वास्तविक समस्याओं को दिखाया है कविता के माध्यम से। प्रगतिवाद के बाद जितने भी कविता आए हैं उन सभी में ये सब चीज़ दिखाया गया है। फिर है दोस्तों जनता की आवाज़, ये हम लोग का दूसरा इसका विशेषता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कविता अब राजा महाराजाओं की नहीं बल्कि किसान, मजदूर, दलित और महिलाओं की आवाज़ बन गई थी, क्योंकि कविता के माध्यम से इन सभी चीज़ों इन सभी लोगों की परेशानियां, मुसीबतें, हर एक चीज़ को दर्शाया जाता था, बताया जाता था, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। ठीक है, यह कविता आम आदमी के सपनों, तकलीफ़ों और हिम्मत की बात करती थी। देखिए वही चीज़ है कि उसके सपनों, यानी कि वो क्या सोचते हैं, उनके तकलीफ, परेशानियाँ, उनके हिम्मत, इन सभी चीज़ों के, इन सभी टॉपिक्स पर जो है कविताएं लिखी जाने लगी, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। आगे दोस्तों इसका तीसरा विशेषता बोल रहा है कि क्रांति और बदलाव की भावना, क्योंकि जब ये ऐसा कविता लिखा जाएगा तो समाज में बदलाव आ ही सकता है। ठीक है, तो वही समाज में बदलाव लाना चाहती थी कविता के माध्यम से, तो इसलिए कविता बनाया जा रहा था, जिसमें अन्याय, शोषण और झूठ के खिलाफ खड़े होने की बात किया करती थी। तो ये समझिए कि प्रगतिवाद जो है 1936 में शुरू हुआ। ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे पहले जो राजा महाराजाओं की कहानी बताई जाती थी उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया गया। तो अब अन्याय, शोषण, झूठ, फिर मजदूर, किसान, राष्ट्रभक्ति, परेशानियां, तकलीफ, इन सभी चीज़ों पर, टॉपिक्स पर बात करना शुरू कर दिया गया था। अब दोस्तों चौथा बोल रहा है कि राष्ट्रीय चेतन और आज़ादी का स्वर। कई कवियों ने देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजों के खिलाफ भी कविताएं लिखी, जिसके माध्यम से जो है लोगों में प्रेरणा जगी। ठीक है, आगे पांचवा हम लोग कि साधारण भाषा और मुक्त छंद। अब हम समझते हैं ये क्या है। तो बोल रहा है कि जितने भी कविताएं लिखी जाने लगी वो सरल भाषा में, यानी कि बोलचाल वाला भाषा में होती थी, ताकि हर कोई समझ सके। कविता में अब जो है तुकबंदी या छंद की पाबंदी नहीं रही। ठीक है, तो ये चेंजेज हुआ, ये बदलाव हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। छठा बोल रहा है कि समाज सुधार की सोच। तो जातिवाद, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबी, अमीरी का भेदभाव, इन सभी का विरोध किया जाने लगा। ठीक है,
तो ये प्रगतिवाद का है। अब देखिए इसका हम लोग देखेंगे इसके कुछ कवियों के बारे में और उनका योगदान के बारे में, क्योंकि ये भी आप टॉपिक वाइज अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो आप टॉपिक वाइज लिख लिख के जो है अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और एग्जामिनर भी जो है ना यही सब चीज़ों को टॉपिक वाइज देखता है, जिससे आपका जो है अच्छे मार्क्स देता है। तो पहला हो गए, पहला जो हम लोग का कवि हैं नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। इन्हें जनता का कवि कहा जाता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपका यहाँ से बन सकता है, पूछ ले कि जनता का कवि किसे कहा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि नागार्जुन, नागार्जुन को ही जनता की कवि कहा जाता है। इन्होंने जो है किसान, मजदूर और गरीब की पीड़ा को कविता के माध्यम से दिखाया है, ठीक है। अब है इनकी कविताएं बहुत सारी व्यंग से भरी हुई है। इसकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं की बात करेंगे तो ये है रीतिनाथ की चाची, रीतिनाथ की चाची इनके द्वारा दी गई कविता है। फिर काल ने कहा, फिर है बल चन्मा, ठीक है, बल चन्मा। तो ये 3 कविताएं उनके द्वारा, बहुत सारी कविताएं दी गई है लेकिन ये हम लोग प्रमुख 3 कविताएं ली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने 3 ही लिखा है। फिर आगे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि के माध्यम से भी जाना जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि दिनकरी जी ने देशभक्ति, क्रांति और ओज से भरी कविताएं लिखी। उन्होंने जो है समाज में फैल रही असमानताएं के खिलाफ भी जो है आवाज़ उठाई। इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं यानी कि कविताएं हैं, जिसमें पहला हो गया हुंकार, फिर है रश्मिर थी, फिर है संस्कृति के 4 अध्याय। ये इनके 3 प्रमुख। देखिए हो सकता है सिर्फ एक कविता आपको पूछ ले और बोल ले इनके लेखक कौन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो आप जो है अच्छे से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है तीसरा केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने जो है किसानों और श्रमिकों यानी कि मजदूरों के जीवन को सुंदरता के साथ दिखाया है अपने कविता के माध्यम से, ठीक है। इनकी जो है भाषा बहुत ही सरल और ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनके द्वारा जो दिया गया है वो है कि मैंने देखा है श्रमिकों को पसीना बहाते हुए। ये उनके द्वारा एक प्रसिद्ध जो है पंक्ति दिया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले यानी कि 1 मार्क्स में। फिर है त्रिलोचन शास्त्री। तो ये कौन थे? तो ये बहुत ही सरल भाषा में कविता लिखते थे। गांव, किसान, भूख, पसीना, खेती इनका मुख्य विषय रहा करता था। इन्होंने जो है जितने भी कविताएं लिखी हैं उन सभी में इन सभी चीज़ों का जो है ज़रूर से ज़रूर बताया गया, ठीक है। इनकी कविताएं सच्चा ग्रामीण जीवन झलकाता था, मतलब इनकी कविता के माध्यम से जो है सच्चा ग्रामीण जीवन झलकता था। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये प्रगतिशील सोच की पहली महिला कवियों में से एक थी। उन्होंने महिलाओं की पीड़ा और आज़ादी की लड़ाई को कविता में लिखा, यानी कि इनके द्वारा जितने भी कविताएं लिखी गई उनमें उन्होंने जो है महिलाओं की पीड़ा यानी कि उनके परेशानियों को, उनके आज़ादी की लड़ाइयों को, इन सभी चीज़ों को जो है अपने कविता के माध्यम से दर्शाया है, दिखाया है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रसिद्ध कविता, मतलब इनके द्वारा जो कविताएं दी गई है उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं, जिसमें से हमने एक लिया है झांसी की रानी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा बहुत सारा लिखा गया है बट हमने एक ही लिया है, ठीक है, क्योंकि हर एक पूरा लेके नहीं चल सकते, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1 या 1 से 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है प्रगतिवादी कविता का असर, यानी कि जब ये प्रगतिवादी कविता है तो उसका क्या असर पड़ा था। तो कविता अब सिर्फ पढ़ने या सुंदर दिखने के लिए नहीं, समाज को जगाने और बदलने के लिए लिखी जाने लगी थी, ठीक है। तो ये सबसे पहला बदलाव हुआ था, प्रगतिवादी कविता का असर पड़ा था। फिर है कि कवियों ने गरीबों की लड़ाई को अपने शब्दों में ढाल दिया और कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। इस आंदोलन ने हिंदी साहित्य को जनता की आवाज़ बना दिया था। अब प्रगतिवादी के कारण ही जो है ये आंदोलन के जैसा जो है हिंदी साहित्य ने जनता की आवाज़ बन चुकी थी। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष दोस्तों, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है। बोल रहा है कि प्रगतिवादी कविता ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, हाँ एकदम दी, जिसमें जो है कविता के राजमहलों से निकलकर गाँव, खेत, फैक्ट्री और झोपड़ियाँ तक पहुँचा दिया। बस वही बात है, इसको जो है घुमा के लिख दिया गया। आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रगतिवाद कविता ने हिंदी साहित्य की एक नई दिशा दी। इसने कविता के माध्यम से बहुत सारी परेशानियां, देशभक्ति,
अन्याय, शोषण, महिलाओं की आवाज़, इन सभी चीज़ों पर जो है जोर दिया। उन सभी चीज़ों पर कविताएं लिखी गई, जिसमें बताया गया कि कविता सिर्फ सौंदर्य की चीज़ नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का हथियार भी हो सकती है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से बताया गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, बोला कि यह कविता आज भी उतनी ही ज़रूरी है, यानी कि इतना समय के बाद आज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी समस्या में भूख, बेरोजगारी, अन्याय और शोषण है। और जब तक ये समस्याएं हैं, प्रगतिवादी कविता की ज़रूरत रहेगी। तो ये हम लोग का प्रगतिवादी कविता, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आ जाएं आप ये आंसर लिख दीजिएगा। इसके मुख्य विशेषताएं आए, ये क्या चीज़ है, इनके बारे में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, कुछ भी आ जाए आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें बोल रहा है कि अजय की असाध्य वीणा कविता में प्रयोगवाद और नई कविता की तत्वों की विश्लेषण कीजिए। तो ये भी आपका है, जिसको इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे कि आखिर क्या चीज़ है। तो बोल रहा है कि असाध्य वीणा मशहूर हिंदी कवि सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अजय की एक प्रसिद्ध कविता है। यह कविता बहुत ही गंभीर, प्रतीकात्मक एवं विचारशील है। देखिए दोस्तों, हमसे जो है हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हो जाए बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा हिंदी में बड़े बड़े नामों में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, पूरा इस कविता में कवि ने एक साधक यानी कि वीणा वादक, वीणा का बात किया है, जिसके माध्यम से ये बताया है कि असंभव कार्य को भी धैर्य, साधन और सच्ची लगन से पूरा किया जा सकता है। यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से एक साधक के रूप में, एक साधक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी असंभव कार्य को धैर्य, साधना और सच्ची लगन से अगर किया जाए तो वो पूरा किया जा सकता है। यह कविता प्रयोगवाद और नई कविता दोनों की अच्छी मिसाल है। तो चलिए आगे देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि आखिर ये कविता क्या है। अब कविता का थोड़ा सा सारांश आप देख लीजिए सरल भाषा में, ताकि अच्छे से समझ आए। बोला कि एक बहुत ही कठिन वीणा है, जिसे कोई भी नहीं बजा पाता। ठीक है, सब लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, एक दिन एक व्यक्ति आता है जो बिना बोले, बिना कुछ दिखावे के चुपचाप वीणा को महसूस करता है। वह वीणा को छुए बिना एक मौन संगीत उत्पन्न कर देता है, अलिखित राग सुनाई देने लगता है। लोग चकित रह जाते हैं। यानी ये कहानी के तौर पर छोटा सा सारांश बताया जा रहा है कि आखिर कोई नहीं जो है वीणा को बजा पाता है। एक दिन एक व्यक्ति आता है, बिना को छुए बिना अपने मुंह से, ठीक है, अपने मुंह से चुपचाप एक अलिखित राग में जो है गाने लगता है और वीणा को बताता है। लोग चकित रह जाते हैं। कविता का मतलब यह हुआ कि भीतर की शक्ति, ध्यान और धार्मिक साधना से सच्ची सृजन होता है, यानी कि कुछ भी किया जा सकता है। तो देखिए कविताएं भी जो है बहुत ही अच्छी होती है, अगर आप उसे समझिएगा तो उसमें भी अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई जाती है। देखिए इसी कविता में देख लीजिए, बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम हो जो इम्पॉसिबल लगे, उसे भी पॉसिबल किया जा सकता है, अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ और धैर्य के साथ। ठीक है, चलिए इसके प्रयोगवाद के तत्व देखेंगे हम लोग, तरीके देखेंगे। तो नई भाषा और शैली, इसमें अजय ने कविता में कठिन भाषा या तुकबंदी नहीं रखी। उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से बात कही, जैसे कि कोई दार्शनिक कहानी। ठीक है, ऐसे उन्होंने बहुत ही आसान और अच्छे शब्दों में बताया है। दूसरा इसकी क्या है, तो बोल रहा है प्रतीक और बिंबों का प्रयोग किया है। वीणा एक प्रतीक है, जिसे आप चाहें तो कला, कविता, जीवन या आत्मा मान सकते हैं। यानी कि ये प्रतीक के रूप में लिया गया है, जिसे आप कला भी मान सकते हैं, कविता भी मान सकते हैं, जीवन भी मान सकते हैं, आत्मा भी मान सकते हैं, क्योंकि इन सभी में आपको ऐसी परेशानियां आती है जब आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए ये प्रतीक के रूप में लिया गया था कविता में। ठीक है, वीणा के रूप में। अब साधक क्या है, साधक भी वर्ड लिया गया था। तो साधक एक ऐसा इंसान है जो बिना अहंकार के साधना करता है, तो उसे बोलते हैं साधक। यानी कि बिना अहंकार, बिना एटीट्यूड का जो है अपने कामों में बिजी रहता है, साधन करता है, साधना करता है, तो उसे ही साधक कहते हैं। अब मौन संगीत क्या है, तो ये यह दर्शाता है कि असली संगीत या सृजन शब्दों से परे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, बोल रहा है मुक्त छंद का प्रयोग। ये मुक्त छंद का प्रयोग क्या चीज़ है, तो कविता में कई तुक नहीं है, ना कोई छंद, ना यहाँ पूरी तरह से मुक्त छंद में लिखी गई है। तो ये आप लोग का। फिर आगे दोस्तों हम लोग का गहराई और दार्शनिकता।
तो कविता का हर पंक्ति मन को सोचने पर मजबूर करती है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसकी कुछ तत्व है। नई कविता जब आप है तो इसका क्या क्या तत्व है। अब हम लोग देखे थे प्रगतिवाद के तत्व, अब देखेंगे नई कविता के तत्व। इसमें दोनों का मिश्रित है ना, तो इसलिए इसमें लिखना है आपको। तो पहला है व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कविता में समाज नहीं व्यक्ति की आत्मिक स्थिति को दिखाया गया है। यानी इस कविता के माध्यम से समाज की कुछ परेशानियां नहीं बताई गई, किसी और चीज के बारे में नहीं बताया गया, आदमी के अंदर जो है आत्मशक्ति के बारे में दिखाया गया है, आत्मिक स्थिति के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। आगे है मन की गहराई की बात की गई है, यानी साधक ने वीणा को छुए बिना उसकी आत्मा को महसूस किया या भीतर की साधना को दर्शाता है, भीतर की गहराइयों को, हिम्मत को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रतीकात्मक शैली। तो ये है, बोला है कि पूरी कविता में एक रूढ़ अर्थ छिपा हुआ है जिसे वीणा हर किसी के लिए कुछ अलग अर्थ रखती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चौथा, बोल रहा है कि भावनात्मकता और बौद्धिकता का मेल। कविता दिल को छूती है पर दिमाग को भी सोचने पर मजबूर करती है। जब आप ये कविता को पढ़िएगा, समझिएगा तो बहुत ही जो है सोचने पर आपको मजबूर कर दिया जाता है। अब इसका देखेंगे हम लोग निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, तो बोल रहा है कि असाध्य वीणा जो है कविता हमें यह सिखाती है कि सच्चा कलाकार दिखावा नहीं करता, वह साधना करता है, मेहनत करता है। और यह जो है कविता अजय की प्रतिभा और हिंदी कविता के नए रूप की एक सुंदर मिसाल है। इसमें भाषा, भाव, विचार और कला सब कुछ नया और अनोखा तरीके से दर्शाया गया है। इसमें लोगों को प्रेरित किया गया है कि कोई भी चीज़ किया जा सकता है अगर आप जो है अच्छे मन से, अच्छी साधना से, धैर्य के साथ और मेहनत के साथ करना चाहें तो, ठीक है। बोला कि यह कविता प्रयोगवाद की न्यूनता और नई कविता की गहराई दोनों को दर्शाती है, इसलिए दोनों के बारे में इसमें लिखा है। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है तो आप देखिए, क्योंकि अगर आप इसको पूरा कर लीजिएगा तो यहीं से आपका जो है टोटल जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सब आ जाएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, तभी आपको जो है थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब पूछा जाएगा कि नई कविता और समकालीन कविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर नई कविता क्या चीज़ है और समकालीन कविता क्या चीज़ है। ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और हो सकता है 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो ये इसका आंसर हम लोग सबसे पहले इंट्रो के साथ देखते हैं कि इंट्रो जिसे आप परिचय के रूप में भी ऊपर लिख दीजिएगा, परिचय, भूमिका, जो लिखना हो चलेगा, कोई इशू ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से बैठा के लिख दीजिएगा। तो बोल रहा है कि हिंदी कविता में छायावाद के बाद कई नई प्रवृत्तियां आई, इनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी प्रवृत्तियां आई थी लेकिन 2 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हो गया कि नई कविता, दूसरा हो गया समकालीन कविता। ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो बोल रहा है कि इन दोनों ने कविता को नया रूप और सोच दी, यानी नए रूप दिया, नई सोच दी। ये इस नई कविता जो है इंसान के भीतर की भाव, अकेलापन और सुरक्षा की बात करती है, जबकि समकालीन कविता जो है समाज की सच्चाई, शोषण, विरोध और हकीकत दिखाती है। यानी दोनों में देखिए कितने अंतर हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नई कविता जो है इंसान के भीतर के भाव को, अकेलापन को, असुरक्षा की बात करती है, जबकि समकालीन कविता है समाज की सच्चाई, शोषण, विरोध या फिर किसी तरह का परेशानियों को हकीकत में दिखाने का काम करती है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा नई कविता का सरल भाषा में परिचय देखेंगे, तब समझ आएगा कि यह कविता जो है 1950 से लेकर 1970 के बीच लिखी गई। कब? 1950 से लेकर 1970 के बीच लिखी गई थी। इसमें कवि जो है व्यक्ति की भावना को, सोच को और अंदर की संघर्ष को दिखाते हैं, लिखते हैं। तो ये है आपका नई कविता। और आगे देखेंगे इसमें छंदों की जगह मुक्त छंद होता है, यानी कविता में तुक या मीटर नहीं होता है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर आगे दोस्तों कि यह कविता दिमाग और भावना दोनों को छूती है। इसका मुख्य विषय कुछ देख लेते हैं, यानी ये किन किन विषय को लेके जो है कविताएं लिखी जाती है। तो मुख्य विषय आप देखिएगा तो अकेलापन, जीवन का उलझन, मन की गहराई, अस्तित्व का चिंता। तो इन सभी चीज़ों को लिखते हुए जो है कविताएं लिखी जाती है। इनके कुछ मुख्य कवि भी हैं।
अब आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ ले कि नई कविता के कुछ मुख्य कवियों के नाम लिखे या फिर कोई 2 मुख्य कवियों के नाम लिखे। ऐसा भी कई बार पूछा जाता है। आपने अटेंड किया सेमेस्टर 1-2 आपने अगर दिया है तो आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, नाम वगैरह ज़्यादातर पूछा जाता है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं अजय, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह। तो इन सभी जो है मुख्य कवियों के नाम हैं जिन्होंने जो है नई कविता में अपना योगदान दिया, कविताएं लिखी। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समकालीन कविता के बारे में। इनका एक सरल सा परिचय देखेंगे जिस तरह हमने देखा नई कविता का। तो बोल रहा है कि समकालीन कविता 1970 के बाद जो है उसके बाद की कविता है जो आज भी लिखी जा रही है। ठीक है, यानी समकालीन कविता आज भी चल रही है। तो ये कब से शुरू हुआ था? 1970 के बाद से। उससे पहले क्या था? नई कविता। ठीक है, तो ये जो है समाज की सच्चाई जैसे कि गरीबी, अन्याय, शोषण, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, इन सभी चीज़ों को अपने किताब यानी कि कविता के माध्यम से दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसकी भाषा बहुत ही साधारण, सीधी और ताज़ा होती है ताकि लोगों को समझ आ सके। यह कविता लड़ती है, सवाल करती है और जागरूक करती है। यह कविता से क्या क्या बदलाव होता है? सबसे पहले यह जो है मतलब सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से जितनी भी परेशानियां हैं, ठीक है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सभी चीज़ों के सवालों से लड़ती है, सवाल करती है, लोगों को जागरूक करती है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों इसके मुख्य विषय, यानी ये कौन कौन से विषय को लेके चलता है और इनके मुख्य कवियों के बारे में भी देखेंगे। तो मुख्य विषय सबसे पहले देखेंगे तो बोल रहा है कि समाज का दुख को दर्शाता है, राजनीतिक सच्चाई, स्त्री और दलित की समस्याएं, विरोध, इन सभी चीज़ों को अपने कविता के माध्यम से यह कविता, कौन सा कविता? समकालीन कविता दर्शाता है। इनके कुछ मुख्य कवियां हैं जो हैं दुष्यंत कुमार, आलोक धनवा, अनामिका, राजेश जोशी। तो इन सभी थोड़े थोड़े आपको नाम वगैरह ध्यान में रखने होंगे। हो सकता है आपको पूछ लिया जा सकता है, देखिए कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना तो अच्छा से समझ आएगा। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो नई कविता का एक उदाहरण लेते हैं। मैं अकेला ही चला था मगर लोग जुड़ते गए और करवा बनता गया। तो ये अजय के द्वारा दिए गए एक कविता का लाइन है। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे आगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो बोल रहा है कि यह कविता अपने अकेलेपन और आत्मबोध की बात कर रहा है। तो ये है। अब देखेंगे समकालीन कविता का एक उदाहरण, छोटा छोटा सा देख रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आप बना के एकदम जो है ना कॉलम वाइज कॉलम लिखिएगा ताकि एग्जामिनर भी ना नंबर काटे नहीं। तो ये बोला है कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो ये दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या बोला गया है देखिए, उतना वर्ड से समझ नहीं आया तो नीचे हम लोग समझते हैं। यह कविता जो है राजनीति की सच्चाई और जनता की हालात पर व्यंग करता है। ठीक है, मतलब कि व्यक्त करता है, बताता है। ठीक है, तो ये है समकालीन कविता का उदाहरण और ऊपर था हम लोग का नई कविता का उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ निष्कर्ष। आपको जो है निष्कर्ष हर एक क्वेश्चन में लिख देना है ताकि जो है एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे सके। बोल रहा है कि नई कविता और समकालीन कविता दोनों हिंदी साहित्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नई कविता ने इंसान के भीतर झांकने का काम किया, यानी कि इंसान के भीतर की परेशानियों को झांकने का काम किया, जबकि समकालीन कविता जो है बाहर से समाज और परेशानियों को दिखाने या बदलने का कोशिश किया, जागरूक करने का कोशिश किया। ठीक है, यह कहते हैं मतलब कह सकते हैं कि नई कविता मन की बात और समकालीन कविता समाज की बात करता है। तो ये आप कह सकते हैं, शॉर्ट वर्ड में आप समझे तो यही है। दोनों ही धाराएं हमें सोचने और समझने, जागरूक करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये था हमका टोटल 4 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया साथियों, मेरा नहीं हम लोग का। आप अगर अच्छे से देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपको फास्ट भी लग रहा हो या फिर स्लो लग रहा हो या फिर बोरिंग भी लग रहा हो, तो पर आप अगर वैसा लग रहा हो तो कमेंट करके आप बीच में ज़रूर बोलिएगा कि आखिर कैसा लग रहा हो, ताकि हम भी जो है ना ट्राई करेंगे अपने आप को और भी बेटर करने का, अगले वीडियो में और भी बेटर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। खैर जहाँ तक हो रहा है हम अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जो है ना, जितने एग्ज़ाम में देखिएगा, प्रीवियस जितना भी एग्ज़ाम हो,
जिसमें ये सिलेबस था उसमें ये 100% श्योर पूछा गया है, और हम भी लिख के दे देते हैं कि आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो 15 मार्क्स 100% श्योर है आपको मिल जाएगा। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले यही देख लीजिए, ठीक है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की कविता, उनके जो कविता थे इंसान और कुत्ते में सामाजिक यथार्थ की चित्रण कीजिए, या फिर इसका मूल्यांकन पूछ सकता है, आलोचनात्मक चित्रण कीजिए, बहुत सारे चीज़, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इससे रिलेटेड तो आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। और दोस्तों आप एक क्वेश्चन है हमारे तरफ से, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। हरिवंश राय बच्चन कौन थे, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन के बेटे का नाम बता दीजिएगा आप, ठीक है, कमेंट करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसकी इंट्रो के तौर पर देखेंगे तो बोल रहा है कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इनके बेटे का नाम है, आप बताइएगा, ठीक है। उनके कविता जो है इंसान और कुत्ते एक ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने समाज की गरीबी, भूख, बेरोजगारी और बेबसी को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। कविता का नाम है इंसान और कुत्ते, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बेबसी, इन सभी चीज़ों को गहराई से दिखाया है, ठीक है, डीपली उसमें एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या बताया है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो इस कविता में इंसान और कुत्ते की तुलना करके यह बताया गया है कि भूख इंसान कभी कभी कुत्ते से भी बदतर हालत में जीता है। हो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि भूखा इंसान जो है वो कभी कभी कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी जीता है। तो ये एक तो बहुत ही सच है दोस्तों, सच में आपको भी पता होगा और आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि भूख के कारण कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो जाती है कभी कभी लोगों को, ठीक है। यह एक कटु अर्थ है जो हमारे समाज की सच्चाई को सामने लाता है। बोला है कि एक सच है, कड़वा सच है जो समाज की सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। एकदम सच है दोस्तों। अब इसका कुछ सरल सारांश देख लेते हैं कि आखिर कविता में क्या कहा गया है। तो कविता में एक गरीब भूखा इंसान और एक कुत्ता रात के समय किसी होटल के बाहर पड़े बचे खाने पर टूटते हैं। तो ये कविता में सारांश है, ठीक है। समझ लीजिए कि एक इंसान था और एक कुत्ता भी था, होटल के सामने बाहर पड़े हुए बचे हुए फेंके हुए खाने पर दोनों एक साथ ही टूटता है, यानी कि लपकता है खाने के लिए, ठीक है। दोनों की भूख लगी हुई थी, दोनों में जान है पर खाने के लिए लड़ाई होती है। हाँ ठीक है, दोनों के अंदर जान है, दोनों को भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए लड़ाई होती है। इंसान हार जाता है और भूखा ही रह जाता है। यह दृश्य बताता है कि आज के इंसान इतना मजबूर हो गया है कि वह कुत्ते से भी हार सकता है। बहुत ही डीपली इसमें एक्सप्लेन किया गया दोस्तों। अगर आप इस कविता को अच्छे ढंग से समझ गए ना, सोचने पर मजबूर कर देगा। आप इसे समझिए और अपने भाषा में जो है आंसर लिखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 15 मार्क्स आपको दे के जाएगा। वैसे एग्जामिनर जो है ना 1-2 मार्क्स ज़रूर काट लेता है, तो 15 मार्क्स मत सोचिए। हाँ, 1-2 मार्क्स काटेगा अगर आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। अब इसका सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं, यानी कि क्या बताना चाह रहा है ये सामाजिक तरीके से, फिर राजनीतिक, हर एक तरीके से देखेंगे ना। तो पहला हो जाता है कि भूख और गरीबी की सच्चाई क्या है। तो यह कविता में दिखाती है कि भूख किसी भी इंसान को सबसे बड़ा मजबूरी होती है, यानी भूख जो है इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है। ये भूख के समय में इंसान जो है कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। इंसान जो है खाना ढूंढने के लिए अपनी इज्जत, आत्मसम्मान सब छोड़ देता है। जब भूख लगती है, जब इंसान खाना खोजने के लिए, ढूंढने के लिए निकलता है, तो अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए, अपनी आत्मसम्मान की परवाह ना करते हुए वो सिर्फ खाने की खोज में निकल जाता है, यानी कि कमाने की खोज में। कोई इज्जत वगैरह वो नहीं देखता है। वैसा ही है भूख। भूख जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अब है दोस्तों बेरोजगारी और बेबसी। इंसान के पास ना नौकरी है, ना पैसा है, ना घर है, इसलिए उसे होटल का फेंका हुआ खाना पर ही जीने का सहारा लगता था। मतलब वो कहानी में बताया गया है कि इंसान के पास ना नौकरी था, ना पैसा था, ना घर था, इसलिए उसे जो है होटल का फेंका हुआ जो खाना था ही जीने का सहारा लगता है, और वो जो है वही खाना को जो है लपक पड़ता है। लेकिन उस दिन कुत्ते भी थे, ठीक है, जिससे वो हार गया था। तो ये कहानी में बताया गया है। पशु से भी बदतर हालत। कैसे पशु से भी बदतर हालत? तो चलिए समझते हैं मेरे मित्रों। तो बोल रहा है कि जब इंसान भूख से तड़पता है और कुत्ते से हार जाता है, तो यह
बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा समाज इतना गिर चुका है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर से भी कम हो गई। वाह, क्या बात कही है। कहा है कि जब वह जो है खाने के लिए लड़ता है और जो है कुत्ते से हार जाता है, तब यह सवाल पैदा होता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये सवाल पैदा होता है। उन्होंने यह एक्सप्लेन करते हुए समझाते हैं कि क्या समाज में जो है इंसान की जान की कीमत इतनी गिर चुकी है कि जानवर से भी उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे और समानता का भ्रम तोड़ना। तो इंसान और कुत्ते दोनों जीव हैं, दोनों को जो है भूख लगती है, पर इस कविता में इंसान कमजोर, असहाय और हारा हुआ दिख रहा है, जबकि जो है कुत्ता जीत गया, वो जो है खाने के लिए जीत चुका है और खा रहा है, ऐसा दिखाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे भाषा शैली क्या है। तो देखिए इसका भाषा शैली, इस कविता की भाषा शैली बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधी है। इसमें कोई भी टेढ़ा मेढ़ा वर्ड या फिर कोई भी अटपटा चीज नहीं यूज किया गया। यह आम आदमी की भाषा और भावनाओं में लिखी गई है ताकि हर लोग पढ़ के जो है इसे अच्छे से समझ सके। मेरे मित्रों, कोई तुकबंदी नहीं है, लेकिन हर पंक्ति दिल को झकझोर देती है। बात तो एकदम मस्त है। बोल रहा है कि जितने भी पंक्तियां दी गई सब जो है आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है, और आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देंगे। तो ये है कविता। अब इसका मुख्य संदेश क्या है, यानी कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो वो जो है हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि यह कविता केवल एक भूखे आदमी की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम रोज दिखाते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। क्या क्या चीज़, तो वो देखिए, आप भुखमरी को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं। हम यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसान होकर भी कई लोगों से, जानवरों से भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को भी ऐसे जी रहे हैं जिसे देख के आपको जो है लगता है कि इससे अच्छा जानवर है। लगता होगा, आपने कभी कभी सोचा भी होगा, है ना। तो यही कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा आप ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। बोल रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की इंसान और कुत्ते केवल एक कविता नहीं है, बल्कि जो है समाज में तीखा सवाल है। यह बताती है कि भूखमरी, गरीबी और असमानता से लड़ना अब सिर्फ कविता का विषय नहीं, बल्कि हर इंसान का कर्तव्य बन चुका है। क्योंकि नहीं लड़िएगा तो आप इस जीवन में जो है, इस धरती पर जो है कैसे रह सकते हैं, क्योंकि बिना खाने का, बिना गरीबी का, जी मतलब इन सभी असमानता, इन सभी चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, कविता कहती है कि इंसान तब तक इंसान है। देखिए बहुत ही अच्छी पद कहा गया है, इंसान तब तक इंसान नहीं जब तक वह दूसरों की दुख, भूख, पीड़ा, इन सभी चीज़ों को ना समझे, तब तक वह इंसान नहीं है। इंसान का मतलब ही होता है इंसानियत। जो दूसरों की दुख को, पीड़ा को, भूख को, इन सभी चीज़ों को समझ सके, उसे ही बोलते हैं इंसान। ठीक है, तो ये बताया है हरिवंश राय बच्चन जी। तो यही मेरा था क्वेश्चन नंबर 5वां। तो कैसा लगा दोस्तों, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है कि पुलों के उस पार, इस कविता का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी कविता जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। हम इसका सबसे पहले परिचय देखेंगे। बोल रहा है कि नागार्जुन हिंदी के एक ऐसे कवि थे जो गरीब और आम लोगों की बात कविता के माध्यम से लिखते थे। उनका कविता पुलों के उस पार में बताया गया है कि, क्या बताया गया है दोस्तों, हमें भी नहीं पता, चलिए देखते हैं। और अमीर लोग जो है वो आराम से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब लोग जो है तकलीफ़ों में रहे हैं, तकलीफ़ों में जी रहे हैं। तो ये बताए हैं उन्होंने अपने कविता के माध्यम से। कविता का नाम क्या है, तो कविता का नाम है पुलों के उस पार। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो नागार्जुन के द्वारा। किनके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। देख सकते हैं नागार्जुन जो हिंदी के एक मुख्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। यह कविता समाज की सच्चाई दिखाती है। इसका कविता का थोड़ा सा अर्थ आप समझिए, तब समझ आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक पुल बना है, पुल के एक तरफ अमीर लोग रहते हैं जिनके पास घर, गाड़ी, खाना, आराम सब चीज़ है, यानी उसके पास हर एक सुविधाएं हैं। और पुल की दूसरी तरफ जो है वो गरीब रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना खाना है, ना अच्छी नौकरी है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना आराम से जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, दोनों तरफ लोग हैं, लेकिन अमीर कभी गरीबों की तरफ नहीं जाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक पुल है बना हुआ,
एक तरफ गरीब रहते हैं, एक तरफ अमीर रहते हैं। अमीर के पास हर एक चीज़ सुविधाएं हैं, गरीब के पास कुछ नहीं है। लेकिन जो अमीर है कभी भी गरीब की तरफ नहीं जाते हैं। ये कविता के माध्यम से दिखाया गया है। और भी आगे क्या है तो चलिए देखते हैं। यह दिखाता है कि अमीर गरीब के बीच दूरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गैप है, ठीक है। कविता में कौन कौन सी बातें दिखाती है तो सबसे पहले दिखाती है गरीबी और भूख। यानी कि गरीबों के पास ना खाना है, ना पैसा है, ना घर। वे दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता, ये गरीबों के पास है, ठीक है दोस्तों। ये दिखाया गया आजकल की जो सच्चाई है वही। अब है असमानता। एक तरफ तो बहुत सुविधा है, दूसरी तरफ कुछ भी सुविधा नहीं है, बहुत सारा दुख है। यह कविता का सबसे बड़ा संदेश है दोस्तों। फिर आगे हम लोग का क्या है, फिर आगे है पुल प्रतीक। पुल जो है ना वो एक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में लिया गया है इस कविता में, ताकि जो है कवि जो है अच्छे से दर्शा सके, बता सके कि इधर गरीबी है, इधर अमीरी है। अमीर जो है कभी गरीब की तरफ नहीं देखता है। गरीब के पास कुछ नहीं है, अमीर के पास सारी सुविधाएं हैं। ये पुल जो है एक सिंबल के रूप में लेके प्रतीक के रूप में दिखाया है। देखिए बोल रहा है, पुल को कवि ने एक निशान की तरह दिखाया है। यह बताता है कि अमीर और गरीब एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन दिल और जिंदगी बहुत ही फासला है। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही फासला है दोनों के बीच, जिंदगी में, दिल में। तो ये है। अब इसकी भाषा शैली कैसी है तो ये भी जो है बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में लिखी गई है। कविता में कोई भी कठिन शब्द या तुकबंदी नहीं दिया गया है जिससे लोगों को समझना है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया। यह कविता जो है दिल से लिखी गई है, सीधे दिल पर उतरती है। यानी ये जो कवि थे वो अपने दिल के माध्यम से वो सोच समझ के अच्छे ऐसे कविता लिखे हैं कि इसे पढ़ने के बाद ये सीधा दिल में आपकी उतरती है, ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी। कविता हमें क्या सिखाती है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे ही लिखिएगा कॉलम वाइज बनाते हुए आंसर, ठीक है। बोल रहा है कि कविता जो है, कवि कविता के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताते हैं तो उन्होंने बताते हैं, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सिर्फ अमीरों के लिए ही पुल बनते हैं, क्या गरीबों को वही हालात में जीते रहना पड़ेगा। तो ये दोनों सवाल जो है आप कविता पढ़ने के माध्यम से आपके अंदर आ जाएगा। तो ये कविता हमें सिखाती है। फिर आगे क्या है, कविता कहती है, क्या कहती है कि जब तक गरीबों को भी बराबर हक नहीं मिलेगा तब तक पूरा देश जो है तब तक देश पूरा नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है कविता के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जब तक गरीबों को भी बराबर का हक नहीं मिलेगा किसी चीज़ पर भी, यहाँ पुल को प्रतीक लिया तो पुल ही मान लेते हैं कि अगर गरीबों को पुल पर ही बराबर हक नहीं मिलेगा तब तक देश पूरा नहीं बन सकता। ये कहना है हमारे नागार्जुन साहब का, ठीक है। उन्होंने जो है कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। इसका निष्कर्ष देखते हैं तो बोल रहा है कि पुलों के उस पार एक बहुत ही सच्ची और गहराई कविता है। हमें यह दिखाती है कि एक ही शहर में दो जिंदगी चल रही है, एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, जो कि अमीर जो है आराम से रह रहे हैं, दूसरे तरफ गरीब जो है संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। नागार्जुन ने इस कविता से गरीबों की आवाज़ को सबके सामने रखा है। तो ये हम लोग का दोस्तों क्या था, ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और शायद ये बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड भी हुआ। पहले भी बहुत सारे एग्जाम में जो है सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोल रहा है कि अजय की कवि के रूप में उनके द्वारा उनका विशेषताओं का जो है विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी वे कवि जो हैं उनके कवियों में क्या विशेषताएं हैं, यानी उनके विषय में अगर कुछ भी पूछ ले, जीवनी वगैरह कुछ भी, तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो बोल रहे अजय, इनका जो है पूरा नाम क्या है, सचितानंद हरिनंद वत्सायन, ठीक है। तो ये उनका पूरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। हिंदी के बहुत ही गहरे सोच वाले और आधुनिक कवि थे। उन्होंने कविता की नई दिशा दी। उनके कविताएं आम नहीं जो होती है बल्कि मन और गहराई, अकेलापन और आम चिंतन को दिखाती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो इनके द्वारा जितने भी कविताएं लिखी गई है, ठीक है, वो एक नॉर्मल कविताएं नहीं होती। वो कविता में कुछ ना कुछ खास होता है। क्या होता है तो वो
मन की गहराई, अकेलापन और आत्मचिंतन को दिखाती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जो है गहरे सोच वाले और आधुनिक कवि थे, जो कि बहुत ही प्रमुख कवि हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इनके बारे में कुछ। उन्होंने प्रयोगवादी और नई कविता आंदोलन की मुख्य कवि माना जाता है। इन्हें जो है प्रयोगवादी समय में और नई कविता आंदोलन के समय में भी जो है इनको बहुत ही मुख्य कवि के रूप में माना जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे, कवि के रूप में क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला हम लोग ले लिए प्रयोगशील कवि, यानी अजय ने कविता में नई शैली, नई भाषा और नई सोच का प्रयोग किया है। उन्होंने जो है नए तरीके से लोगों को दिखाने का, मन की गहराई को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने पुराने ढंग की कविता को तोड़ और मुक्त छंद का प्रयोग किया है। फिर है व्यक्तिवादी सोच, दूसरा है व्यक्तिवादी सोच, ठीक है। उनकी कविताओं में व्यक्ति की भावना, अकेलापन, मन की उलझन और सोच का चित्रण है। किनके कविता में? तो अजय की कविता में, ठीक है। वे समाज की नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की बात करते हैं। वे कभी भी जो कविताएं लिखते हैं वो जो है गरीबी उरीबी इन सभी चीज़ों को टॉपिक पर नहीं लिखते हैं। वो कभी भी लिखते हैं तो मनुष्य के भीतर की बात, मनुष्य के दिल की बात, उनकी गहराइयों को, उनकी सोचने की, समझने की शक्तियों को, इन सभी चीज़ों पर जो है वो कविताएं लिखा करते हैं मित्रों, ठीक है। अब है कि प्रतीकों और बिंबों को सुंदर प्रयोग। अब देखिए अजय की कविताएं गहराई से भरी होती है। वे किसी एक विषय को सीधा नहीं कहते हैं बल्कि प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं। वो कोई भी चीज़ को सीधा नहीं बोलते कि मनुष्य के भीतर ये है। देखिए उनके द्वारा जितने भी कविताएं लिखी गई है या फिर बताई गई है वो कोई प्रतीक लेते हैं, कुछ भी प्रतीक के रूप में लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए मनुष्य के भीतर ये है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, अगर वो चाहे तो, ऐसा कुछ बताने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ देखा भी था जो कि वीणा के रूप में उन्होंने एक लिया था, है ना। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि वीणा के रूप में उन्होंने लिया था। उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि आखिर सच्चे साधना से, मन से और अगर धैर्य से अगर कुछ किया जाए तो कुछ भी करना पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने बताया था, है ना। तो देखिए वो किसी भी एक विषय को सीधा नहीं कहते हैं बल्कि प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वीणा देखिए बता ही दिया गया है, अंधेरा, शून्य, राग, इन सभी चीज़ों को माध्यम के रूप में, कोई भी चीज़ को माध्यम के रूप में लेके वो जो है कवि कविता लिखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसका भावनात्मक गहराई क्या है। तो उनकी कविता में मन का दुख, तनाव और सवाल साफ दिखाई देता है। वे साधारण बात को भी गहरे भाव से कह देते हैं ताकि दिल में ज़्यादा लगे और सोचने पर मजबूर कर दिया जाए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दर्शन और आत्मचिंतन। तो अजय की कविता पढ़ने से लगता है जैसे हम अपने अंदर झांक रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। वो पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। यानी कविता के माध्यम से वो कभी भी अपने आप को पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को, भाषा शैली देखी जाए तो थोड़ी सी रूढ़ गहरी होती है। वे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते लेकिन बात को गहराई से कहते हैं ताकि जो है अंदर तक, जो है दिल तक ये बात समझ आए। उन्होंने कविता को छंदों और तुकबंदी से आज़ाद किया है। यानी कविता अब बोलने जैसी नहीं, सोचने जैसी बन गई है। ये किन्होंने किया है? तो अजय ने किया, ठीक है। जिनका पूरा नाम सचितानंद हरितानंद वित्सा कुछ था, ठीक है, सॉरी, देख लीजिएगा एक बार। इसका निष्कर्षण देख लेते हैं। बोल रहा है कि अजय ने हिंदी कविता को भीतर से बदल दिया है। उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोचने और महसूस करने के लिए होती है। उन्होंने कविता को मनुष्य की आत्मा से जोड़ा है। जब भी वो कवि लिखते हैं, कविता लिखते हैं तो हमारे अंदर की बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने मन से बात करना चाहते हैं तो अजय की कविता पढ़िए, ये कहा जाता है। तो ये है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां। इनकी कविताएं के, इनके मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन में देखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है साथियों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, बोल रहा है कि समकालीन कविता की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है, यानी कि इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन या परिचय आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर समकालीन कविता क्या होती है। तो समकालीन कविता वह कविता है जो आज के समय की सच्चाई को दिखाती है, ठीक है। हमने ऊपर भी इसके रिलेटेड छोटा सा पढ़ा था तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है।
बोल रहा है कि आजकल की सच्चाई को दिखाती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, यह कविता जो है दोस्तों 1970 के बाद से चल रही है, जो आज तक लिखी जा रही है। उससे पहले क्या थी? तो नई कविता थी। क्या थी? नई कविता। ठीक है, इसमें देखिए गरीबी, औरतें, मजदूर, किसान, बेरोजगारी, अन्याय और राजनीति की बातें होती है। कविता के माध्यम से जो है कवि वगैरह दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों हम लोग का बोल रहा है कि समकालीन कविता की मुख्य विशेषताएं। तो समकालीन कविताएं की मुख्य विशेषता है, जिसमें पहला हो जाता है कि समकालीन यथार्थ का चित्रण। यह कविता समाज में जो वास्तव में चल रहा है या फिर हो रहा है वह बताने का प्रयास करती है। जैसे कि भुखमरी ले लीजिए, गरीबी ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, झूठे ले लीजिए, झूठ वगैरह जो बोलते हैं, झूठे वादे वगैरह राजनेता वगैरह करते हैं, उन सभी चीज़ों को। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने एक लिया है कि कहाँ तो तय था चरंगा हर एक घर के लिए। दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया ये लाइन है, उनके कविता में ये लाइन है। ठीक है, आप उदाहरण नहीं भी दीजिएगा चलेगा। ठीक है, अब सीधी बोलचाल भाषा भी इसमें है। देखिए कविता में जो है भाषा आम इंसान जैसी होती है, ताकि हर कोई समझ ले, मुश्किल ना हो समझने में समकालीन कविता में। ठीक है साथियों, अब है साथियों कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। तो रोटी और मकान की लड़ाई अब भी बाकी है, ये एक कविता का लाइन है। ठीक है, ये एक कविता का लाइन है, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लिया है। आपको नहीं भी लीजिएगा चलेगा, कोई इमरजेंसी नहीं है। तीसरा हो जाता है कि विरोध और जागरूकता। कविता अन्याय के खिलाफ बोलती है या जनता को जगाने का काम करती है। कविता जो है, जो समकालीन कविता है, वो अन्याय के खिलाफ बोलती है, लोगों को जगाने का काम करती है। ठीक है, यही तो समकालीन कविता है, जो कि 1970 के बाद से अभी तक चल रहा है। कविता सिर्फ भाव नहीं, हथियार बन गई है। क्या हो गई है? हथियार बन गई है, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जगाने के लिए। ठीक है, चौथा है बोला कि स्त्री और दलित चेतना, यानी समकालीन कविता में महिलाओं और दलितों की आवाज़ की जगह मिली। वे सिर्फ अब पात्र नहीं बल्कि मुख्य विषय बन गए हैं, समकालीन कविता के मुख्य विषय बन चुके हैं। ठीक है, पांचवा है कि राजनीतिक और सत्ता की आलोचना। ठीक है, राजनीतिक और सत्ता की आलोचना। यह कविता सरकार, व्यवस्था और नेताओं की असलियत का उजागर करती है। मानिए यह कविता जो है सरकार की व्यवस्था को, नेताओं को, सरकार के असलियत को उजागर करती है, उसके सच्चाई दिखाती है। ठीक है, फिर है इसका एग्जाम्पल के तौर पर हमने जैसे के तौर पर लिया कि जनता सब जानती है पर फिर भी चुप है, ये एक कविता का लाइन है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देख लीजिए। ये 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। और अगर पूछा भी जा सकता है ना, तो आपने पहले क्वेश्चन में भी समकालीन कविता के बारे में पढ़ा है, समझा है, तो आप इसे भी बैठा के लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए समकालीन कविता आज के समय की सच्ची तस्वीर है। यह कविता हमें सच देखने, समझने और बोलने की ताकत देती है, यानी कि बताने की प्रयास करती है अपने कविता के माध्यम से। अब कविता सिर्फ भावनाओं को नहीं, यह जिम्मेदारी और बदलाव की कविता है, समकालीन कविता। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में आने के 100.10% चांसेस है। बोल रहा है कि हिमालय के प्रति कविता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी एक कविता है हिमालय के प्रति, आपने शायद पढ़ा भी होगा अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज से यहाँ से आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप परिचय लिखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये कविता लिखी गई थी। वो एक महान राष्ट्र कवि थे हिंदी साहित्य के। ठीक है, उनकी कविता हिमालय के प्रति में, हिमालय को भारत की आत्मा, संयम, धैर्य और शक्ति का प्रतीक बताया गया है। किसको? हिमालय को, इसलिए इसका नाम रखा गया हिमालय के प्रति। कवि ने हिमालय को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित प्रेरणा माना है, जो हमें बताता है कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, शांत रहकर, सच्चे रास्ते पर, ऊंचाई के साथ, विनम्रता से। ठीक है, मतलब शांति से। तो ये हिमालय ने बताया है, कवि ने कहा है अपने कविता के प्रति कविता में। ठीक है, तो ये है दोस्तों। आगे है कि कविता का सारांश, यानी कि इसके शाब्दिक भावार्थ को समझ लेते हैं कि हिमालय चुपचाप खड़ा है फिर भी सबसे ऊंचा और महान है। ये कविता बता रहा है हम लोग को कि हिमालय सबसे ऊंचा है लेकिन चुपचाप ही खड़ा है ना, वो घमंड न करता। वह हमें संयम, शांति और अम्ल बल, त्याग और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। कौन? हिमालय। कौन पढ़ाता है दोस्तों? हिमालय। वही उसी का प्रतीक लेके यहाँ बताया गया है। हिमालय कभी गुस्सा नहीं करता,
ना ही कभी घमंड करता, वह देश का गौरव का प्रतीक है। तो ये हिमालय के प्रति कविता में कहा गया है। इस कविता में कवि युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि वे भी हिमालय जैसा मजबूत, विनम्र और शांत योद्धा बने। ये कहने का मतलब है कविता का, ठीक है। इसमें यही ज्ञान दिया जा रहा है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो इसका पहला है कि प्रतीकात्मक और भाव गहराई। हिमालय को देश, आत्मबल और महानता का प्रतीक बनाया गया, ठीक है। किसको? हिमालय को। फिर इसका देखिए, यह कविता प्रकृति के माध्यम से मानव मूल्यों को सिखाती है कि हमें त्याग, सच्चाई और मौन बल का धारण करना चाहिए। ऐसा ही रहना चाहिए हमें, ना ही घमंड करना चाहिए, नहीं और कुछ। फिर आगे है कि देशभक्ति और चरित्र निर्माण। यह कविता केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की संदेश देती है साथियों। आगे है, दिनकर जी ने हिमालय को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में दिखाया है, बताया है इस कविता में, ताकि लोग जो है समझे। जैसे कि कोई ऋषि या सन्यासी जो आत्मबल और संयम से युक्त है, वैसे ही हिमालय को भी दर्शाया है कि सबसे ऊंचा है, ठीक है। फिर भी देखिए शांत है, ना ही कभी घमंड करता है, नहीं और कुछ बोलता है। देश का जो है एक गौरव है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं करता है ना, ऐसा बताया है इन्होंने, दिनकर जी ने। फिर है कि नैतिक और सामाजिक शिक्षा, इससे जो है हमें क्या मिलती है? तो हिमालय हमें सिखाता है कि ऊंचा बनो मगर घमंड मत करो। देखिए वही बात हो गया, शक्तिशाली बनो मगर शांत रहो। ये कौन सिखाता है हमें? हिमालय, है ना। अकेला रहो मगर दूसरों के लिए खड़े रहो। ये शिक्षा आज के युवाओं और समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हिमालय के प्रति कविता जो है बहुत ही अच्छी कविता है। आप जरूर से जरूर इसके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप जो है इस टॉपिक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी भाषा शैली हम समझेंगे तो दिनकर जी ने भाषा ओजपूर्ण यानी कि ऊर्जा से भरी है। इस कविता में जो कवि ने भाषा शैली यूज किया वो ओजपूर्ण है, जिसको बोलते हैं कि ऊर्जा से भरी हुई, शक्ति से भरी हुई। उन्होंने छोटे छोटे वाक्य और प्रेरक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे जो है जो पढ़े उसको जो है प्रेरणा मिलेगी, इसलिए इन्होंने ओजपूर्ण शब्दों का उपयोग किया है। शैली में प्रभाव, गति एवं प्रेरणा है जो पाठक को सोचने और जगाने पर मजबूर कर देती है। तो ये है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखिए कविता का संदेश क्या है, आखिर संदेश क्या देना चाहता है ये कविता हमें? कौन सा कविता? तो हिमालय के प्रति, ठीक है। बोल रहा है कि मौन में शक्ति है, आत्मबल सबसे बड़ी ताकत होती है, ये कहने का मतलब है। फिर बोल रहा है कि ऊंचाई का मतलब घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी। हमें भी हिमालय जैसे गुणों को अपनाना चाहिए, ये कवि कह रहे हैं। इस कविता के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनुष्यों को ऊंचा, सच्चा और शांत बनना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं कवि। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा शायद वीडियो फास्ट हो रहा है या फिर स्लो भी हो रहा है, जो भी है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बोल रहा है कि हिमालय के प्रति हिमालय के प्रति जो है वो एक केवल कविता नहीं है, इसमें हमारे आदर्श जीवन को दर्शाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है कि इंसानों का चरित्र कैसा होना चाहिए। वो दर्शन मतलब ऊंचा हो के भी उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिनकर जी ने इस कविता में यह बताया है कि हिमालय जैसा जीवन जीना ही सच्चा भारतवासी होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि हिमालय जैसा ही जिए, जो मौन है वही महान है। यही दिनकर जी का अमर संदेश है। देखिए क्या उनके द्वारा एक संदेश दिया गया, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो मौन है वही महान है। ये दिनकर जी का दिया गया संदेश है। कौन से कविता में? तो हिमालय के प्रति कविता में इन्होंने ये बोला था, ठीक है साथियों। अब हम लोग नेक्स्ट कविता की ओर देखेंगे, जो कविता हम लोग का फसल कविता। फसल कविता की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार पहले भी रिपीटेड हुआ है। तो आप इसे जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आप यही वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा, वन शॉट में ही आपका टोटल जितने क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अगर आप ये करके जाइएगा, 4 में से 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, सब का सब इसी से बन जाएगा, 100% गारंटी। और अगर बन जाए तो आप आके कमेंट में एक छोटा सा अच्छा सा मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन मैच करता है कि नहीं। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर
शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपको भी सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखेंगे। बोल रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके द्वारा ये कविता लिखी गई है फसल नाम का। ठीक है, ये जो है समकालीन हिंदी कविता के और नई कविता के दोनों के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविता में सामाजिक सच्चाई, व्यंग और आम आदमी की पीड़ा का सशक्त चित्रण होता है। किनके कविता में? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कविता में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि फसल कविता में उन्होंने सत्ताधारी राजनीति, हिस्सा और मानवता के पतन के प्रतीकों के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से दिखाया है। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। बोल रहा है कि फसल कविता है दोस्तों, उसमें उन्होंने बताया है कि राजनीति की हिंसा के बारे में, मानवता के पतन के बारे में। वो जो है फसल को एक प्रतीक के रूप में लेके प्रभावी ढंग से दिखाने का प्रयास किए हैं, बताने का प्रयास किए हैं फसल कविता के माध्यम से। कविता का सारांश क्या है, यानी कि आखिर बताना क्या चाहते हैं? तो कवि बताना चाहते हैं कि एक काल्पनिक युद्ध है या संघर्ष है, इस पे आधारित है ये कविता। जैसे कि देखिए, फसल पकती है लेकिन उसे काटना कोई त्यौहार नहीं मनाता। देखिए, फसल पक जाती है लेकिन उसे काटना कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, बल्कि वह हिंसा, लूट और मानव रक्त से सना हुआ दृश्य बन जाता है। ऐसा कहने का मतलब है। मतलब नहीं समझे? चलिए आगे समझते हैं। कहने का मतलब है कि फसल का काटना विकास या समृद्धि का नहीं बल्कि हिंसा और बर्बरता का प्रतीक बन जाता है। यह कविता प्रतीकों के माध्यम से कहती है कि हम सभ्यता के नाम पर असभ्य होते जा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए, अहिंसा, बहुत सारे राजनीतिक हिंसा, मानवता, इन सभी चीज़ों को हम खोते हुए जा रहे हैं। ये कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कौन? कवि। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो सबसे पहला आ जाता है कि हिंसा और अमानवीयता का चित्रण। कविता में फसल के माध्यम से युद्ध, दंगे और राजनीतिक रक्तपात का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। देखिए, वही चीज़ बोल रहा है। देश में आप देखे होंगे बहुत सारे युद्ध, दंगे और राजनीतिक रक्तपात हो रहा है। इन सभी चीज़ों को कविता के माध्यम से कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग देखेंगे इस पंक्ति का संकेत क्या है। तो चलिए, एक इसमें पंक्ति लिखा गया है कि खेतों में रौंदी गई दोहे और काटती हुई फसलें एक जैसे ही प्रक्रिया का हिस्सा हो। ये उस कविता में लिखा गया है। कौन से कविता में? फसल कविता में। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पर लिया गया है, आप इसे नहीं भी लीजिएगा चलेगा। यह दिखाता है कि मानव जीवन और उत्पादन दोनों को नष्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा देखेंगे। बोला है कि प्रतीकात्मक एवं व्यंग। फसल कविता फसल को शांति और जीवन का नहीं बल्कि लूट, हिंसा और निरंकुशता का प्रतीक बनाती है। चलिए समझेंगे क्या बोल रहा है। यह सीधे या ना कहकर प्रतीक के माध्यम से, संकेतों से माध्यम से बात कर रहा है और कह रहा है कि कविता को और प्रभावशाली बनाता है। इसलिए उन्होंने जो है फसल को जो है प्रतीक के रूप में, जो है संकेत के रूप में यूज किया है। ठीक है, अब है दोस्तों तीसरा राजनीतिक पर कटाक्ष। नहीं समझे? चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि कविता में सत्ता और व्यवस्था पर तीखा व्यंग है। उन्होंने डायरेक्ट बोला है, कड़वा सच बोला कि फसल जो आम जनता की मेहनत है उसी को राजनीतिक लड़ाइयाँ लूट लेती है। राजनीतिक लड़ाइयाँ लूट लेती है जो आम जनता के लिए। आपने भी देखा होगा कि राजनीतिक के चक्कर में बहुत सारे आम लोग बर्बाद हो जाते हैं, आम जनता बर्बाद हो जाते हैं। यह फसल सिर्फ अन्न नहीं बल्कि संस्कृति, मेहनत और आशा का प्रतीक है जो सत्ता के चालों में तबाह हो रही है। तो ये आपके लिए देखिए कितना अच्छा से बताया गया, समझाया गया है। तो ये कवि कविता के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब है भाषा और इसकी शैली देखते हैं, यानी भाषा और शैली यानी कि किस शब्दों में लिखा गया है। तो भाषा सरल है लेकिन प्रतीकात्मक है। ठीक है, प्रतीक पर ढला हुआ है इसलिए प्रतीकात्मक बोलते हैं। प्रतीकात्मक शैली में तीव्र व्यंग, गंभीर संकेत और भावनात्मक असर है। कवि जो है छोटे वाक्यों और टुकड़ों में गहरी बात कह रहे हैं। संदेश और सामाजिक इसका देखते हैं। तो कविता हमें सोच संकेत करती है कि जब तक सत्ता, युद्ध और राजनीतिक मानवता से ऊपर रहेंगे तब तक जो है फसल नहीं खून की बारिश होगी। कहने का मतलब है जब तक राजनीतिक सत्ता वगैरह जो है मानवता से ऊपर रहेगा तब तक जो है बहुत सारी परेशानियां होगी, दंगे होंगे। इन सभी चीज़ों को जो है फसल एक प्रतीक के रूप में लेते हुए कवि ने ये बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब है कि यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक और तीखी है जितनी लिखे जाने की समय थी। मतलब बहुत समय होने के बाद भी यह कविता आज भी
बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही आप पढ़िएगा तो उसी तरह से समझ आएगा, बहुत ही दिल को आपके जो है दिल से एकदम आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया कि आखिर राजनीतिक वगैरह, मानवता वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये कवि कविता के माध्यम से बोल रहे हैं। इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है कि फसल कविता मानव सभ्यता की असफलता, राजनीतिक षड्यंत्र की क्रूरता और मानव जीवन का अवमूलन का भामिक चित्रण करती है। मतलब उन सभी चीज़ों को बताती है जो देखिए असफलता के, राजनीतिक षड्यंत्र की, उनके दंगे उंगे, इन सभी चीज़ों को बताती है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दिखाया है कि जब शासन और सत्ता जो है इंसानियत से ऊपर हो जाए तो फसल भी खून से सींचने लगती है। ये फसल कविता के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि शासन, राजनीतिक सत्ता, इन सभी चीज़ों को, मानवता, इन सभी चीज़ों को दिखाया है। तो यही हमने निष्कर्ष में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यह कविता हमें जागरूक और संवेदनशील बनाती है कि मेहनत, जीवन और मानवता की रक्षा की असली फसल है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है मानव की असली फसल है। तो यही था दोस्तों जिस वीडियो में हमने देखा कि आखिर आपको टोटल मेजर 4 में कितने कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमने लिया जिसका आंसर के साथ था। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में उल्टा थोड़ा सा वर्ड वगैरह में कहीं कहीं मिस्टेक हुआ हो, तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा लेट है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।